देखिए आपका अगला टॉपिक क्या है, एंजाइम उत्प्रेरण की क्रियाविधि, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम कैटालिसिस। तो एंजाइम के कोलाइडी कणों की सतह पर बहुत सारे कोटार होते हैं। ये कोटार कैसे होते हैं? अभिलाक्षणिक प्रकृति के होते हैं, कि स्पेसिफिक शेप के होते हैं। इनमें जो है कुछ सक्रिय समूह जैसे कि अमीन ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, थायो ग्रुप है या एल्कोहल ग्रुप आदि प्रेजेंट होते हैं। वास्तव में ये क्या होते हैं? सतह पर उपस्थित एक्टिव सेंटर्स होते हैं। आपके जो अभिकारक के अणु होते हैं, जिनकी आकृति इनके कॉम्प्लीमेंट्री होती है, इनकी परिपूरक होती है, इन कोटरों में ताले में उपस्थित चाबी के समान फिट हो जाते हैं। सक्रिय समूहों की उपस्थिति के कारण एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन जाता है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। एंजाइम है, एंजाइम के ऊपर एक कोटार आपको दिखाई दे रहा है, और जो आपका रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट के ऊपर ये जो आपका एंजाइम है जिस पर आपके कोटर प्रेजेंट है, ये जो है क्या हो जाता है, इस पर जो है एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना देता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, एंजाइम क्रियाधार संकुल आपको दिखाई दे रहा है। ई मतलब एंजाइम हो गया, एस मतलब सबस्ट्रेट हो गया, सबस्ट्रेट मतलब जो आपका रिएक्टेंट है वो हो गया, इसे हम कहते हैं क्रियाधार। ठीक है, तो ये इस पर जो है क्या हो गया, इसके साथ मिलकर एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इसने बना लिया। ठीक है, फिर ये क्या होता है, विघटित होता है। जब विघटित होता है तो ये क्या करता है, उत्पाद अलग कर देता है, उत्पाद बनाता है, साथ में एंजाइम अलग हो जाता है। क्योंकि ये उत्प्रेरक होता है एंजाइम, इसलिए उत्प्रेरक जो है अभिक्रिया के पश्चात, उत्पाद बनाने के पश्चात अलग हो जाता है। इस प्रकार एंजाइम उत्प्रेरित अभिक्रियाओं का दो चरणों में संपन्न होना माना जा सकता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, पहला जो है जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए एंजाइम का सबस्ट्रेट से आबंधन हुआ, जैसा कि आपने फर्स्ट में देखा, सक्रिय सतह पर क्या हुआ, आबंधन हुआ। इसके पश्चात आबंधन में E+S क्या बना, ES बन गया। उत्पाद बनाने के लिए एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का विघटन हो गया, ES विघटित हुआ, E+P जो है वो प्राप्त हो गया आपके लिए। ठीक है, क्या प्राप्त हुआ, E+P। तो जो आपका रिएक्टेंट था वो कन्वर्ट हो गया किसमें, प्रोडक्ट में। तो E क्या है, आपका एंजाइम है या उत्प्रेरक है। तो इस प्रकार से जो है एंजाइम उत्प्रेरण की क्रियाविधि क्या होती है, संपन्न होती है। ठीक है बच्चों, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से जो है एंजाइम उत्प्रेरण की क्रियाविधि रिएक्शन में होती है, और अभिकारक जो है वो उत्पाद में कन्वर्ट हो जाता है। इसके पश्चात देखिए अगला टॉपिक है आपका कोलाइड्स। कोलाइड क्या होता है, एक विषमांगी तंत्र होता है, जिसमें एक पदार्थ बहुत बारीक कणों के रूप में, मतलब एक पाउडर के रूप में आप समझ लीजिए, एक दूसरे पदार्थ के अंदर जो है प्रेजेंट रहता है। जो दूसरा पदार्थ है वो अधिक मात्रा में होता है, उसे हम क्या कहते हैं, परिक्षेपित माध्यम कहते हैं, या डिस्पर्शन मीडियम कहते हैं। और जो पदार्थ इसमें डिस्पर्स्ड रहता है उसे कहते हैं हम डिस्पर्स्ड फेज, मतलब परिक्षिप्त प्रावस्था। तो कोलाइडी जो है, कोलाइड है एक विषमांगी तंत्र होता है, हेट्रोजीनियस सिस्टम होता है, जिसमें क्या होता है, जो आपके कोलाइडी कण होते हैं वो आपके डिस्पर्शन मीडियम में डिस्पर्स्ड रहते हैं, परिक्षिप्त रहते हैं। विलयन एवं कोलाइड में अंतर केवल क्या होता है, कण के माप का होता है। विलयन में क्या होते हैं, जो कण होते हैं, आयन या अणु होते हैं, वो छोटे छोटे होते हैं, जबकि कोलाइड में क्या होता है, परिक्षिप्त प्रावस्था, मतलब जो आपके विलय एक तरह से हम कह सकते हैं, ये एक बड़े कणों के रूप में होते हैं, कई परमाणु, आयन या अणुओं का संकलन के रूप में होते हैं। तो कोलाइड में और विलयन में केवल इतना ही अंतर है, कणों के माप का। कोलाइड का वर्गीकरण देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स को आप किस तरह समझ सकते हैं। कोलाइडी विलयनों का विभिन्न प्रकार से वर्गीकरण किया जा सकता है। परिक्षिप्त प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम के मध्य इंटरेक्शन की प्रकृति के आधार पर भी जो है, अन्योन्य क्रिया की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण निम्न प्रकार से हो सकता है। इसके आधार पर हम जो है इसे दो भागों में बांट सकते हैं। पहला देखिए, द्रवरागी कोलाइड। द्रवरागी से मतलब क्या है, ऐसा कोलाइड जो आपका जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था जो है वो बहुत ही आसानी से परिक्षेपण माध्यम के साथ मिलकर कोलाइडी विलयन बना ले। समझ में आया, मतलब द्रवरागी शब्द का अर्थ क्या होता है, विलायक के प्रति स्नेहता, मतलब विलायक के प्रति बंधुता को हम क्या कहेंगे, द्रवरागी। ठीक है,
तो जिलेटिन, स्टार्च आदि पदार्थों को जब विलायक के साथ मिलाया जाता है, किसी उचित विलायक के साथ मिलाते हैं, तो वो सीधे जो है कोलाइडी विलयन बनाते हैं। इस प्रकार इन विलयों को क्या कहते हैं? द्रवरागी विलय कहते हैं। इन विलयों का एक महत्वपूर्ण लक्षण क्या होता है कि यदि परिक्षेपण प्रावस्था को परिक्षेपण माध्यम से अलग कर दिया जाए तो उसे परिक्षेपण माध्यम पुनः मिलाकर विलय को दोबारा भी बना सकते हैं। यही कारण है इन विलयों को क्या कहते हैं? हम उत्क्रमणीय विलय कहते हैं। ये विलय पर्याप्त रूप से स्थायी होते हैं। यदि परिक्षेपण माध्यम हम जल लेते हैं तो हम इसे जलरागी या हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स कहते हैं। मतलब क्या है कि जो पदार्थ जैसे कि परिक्षेपण माध्यम के साथ हिलाने पर बहुत जल्दी से जो है कोलाइडी अवस्था में कन्वर्ट हो जाते हैं, कोलाइडी विलयन बनाते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? द्रव स्नेही पदार्थ कहते हैं या फिर लायोफिलिक सब्सटेंसेस कहते हैं। तथा उनके कोलाइडी विलयन क्या कहलाएंगे? द्रव स्नेही कोलाइड कहलाएंगे। तो द्रव स्नेही पदार्थ का जो आकर्षण होता है परिक्षेपण माध्यम मतलब डिस्पर्शन मीडियम के जो अणुओं के साथ आकर्षण होता है वो क्या होता है? बहुत प्रबल होता है। तो द्रव स्नेही कोलाइड विद्युत अपघट्ट की अगर आप थोड़ी सी मात्रा मिलाएं तो अवक्षेपित नहीं होता है। ये इसका गुण है कि जो द्रव स्नेही कोलाइड आपका प्राप्त हुआ है वो अगर आप विद्युत अपघट्ट की थोड़ी सी मात्रा इसमें मिलाएंगे तो ये जो है जल्दी प्रेसिपिटेट नहीं होगा। ठीक है। और इसके अतिरिक्त यदि इस सॉल्ट को आप ठंडा करेंगे या वाष्पित करेंगे तो प्राप्त ठोस को जो आपका डिस्पर्शन मीडियम है उसके साथ हिलाकर या गर्म करके पुनः जो है आप इससे कोलाइडी विलयन प्राप्त कर सकते हैं। इस गुण को क्या कहते हैं हम? द्रव स्नेही कोलाइड का उत्क्रमणीय गुण कहते हैं। मतलब ये चूँकि पुनः जो है कोलाइडी सॉल्यूशन बनाता है इसलिए इस गुण के कारण द्रव स्नेही कोलाइड को हम क्या कहते हैं? उत्क्रमणीय कोलाइड या रिवर्सिबल कोलाइड भी कहते हैं। इसके अंतर्गत जैसा कि मैंने आपको बताया कि जिलेटिन आदि जो हैं इसके एग्जाम्पल्स हैं। जिलेटिन, स्टार्च आदि पदार्थ जो है जिनका उच्च अणुभार वाले जो पदार्थ हैं इनका यदि आप जल में जो है सॉल्व बनाएंगे तो द्रव स्नेही कोलाइड क्या कहलाएंगे? जल स्नेही कोलाइड्स कहलाएंगे। ठीक है। जल स्नेही मतलब हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स ये कहलाएंगे। ठीक है। इसके अतिरिक्त दूसरा देखिए द्रव विरागी कोलाइड या हाइड्रोफोबिक कोलाइड भी इसे लायोफोबिक, जब आप द्रव विरागी कहेंगे तो इसे लायोफोबिक कोलाइड्स भी कहते हैं इन इंग्लिश। द्रव विरागी से मतलब क्या होता है? जब आप पदार्थ जो भी आप ले रहे हैं जिससे आप द्रव विरोधी कोलाइड बना रहे हैं, लायोफोबिक कोलाइड बना रहे हैं, मतलब लायोफोबिक का मतलब क्या होता है? लिक्विड हेटिंग कोलाइड। लिक्विड हेटिंग मतलब लिक्विड से हेट करने वाले। तो जो पदार्थ आप द्रव के साथ हिलाकर आसानी से कोलाइड अवस्था में परिवर्तित नहीं कर सकते, मतलब कोई पदार्थ आपने डिस्पर्शन मीडियम के साथ मिलाकर जो है कोलाइडी अवस्था में परिवर्तित करना चाहा और वो आसानी से कोलाइडी अवस्था में परिवर्तित नहीं होता है तो उसे कहते हैं हम द्रव विरोधी कोलाइड्स या द्रव विरोधी पदार्थ कहते हैं। तथा उनकी कोलाइडी विलयन द्रव विरोधी सॉल्ट या कोलाइड्स कहलाते हैं। द्रव विरोधी पदार्थ का द्रव के अणुओं के साथ आकर्षण कम होता है। जो आपके द्रव स्नेही कोलाइड थे उनकी अपेक्षा इनका जो आकर्षण है वो अणुओं के साथ कम होता है। ठीक है। माध्यम का अणुओं के साथ जो आकर्षण बल होता है वो इनमें कम होता है। द्रव विरोधी कोलाइड विद्युत अपघट्ट की थोड़ी सी भी मात्रा यदि आप डालेंगे तो एकदम अवक्षेपित हो जाएंगे, प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। तो द्रव विरोधी कोलाइड विलयन को वाष्पित या ठंडा करने पर प्राप्त ठोस को यदि हम डिस्पर्शन मीडियम के साथ हिलाकर या गर्म करके पुनः कोलाइडी विलयन बनाना चाहें तो ये कोलाइडी विलयन में पुनः नहीं बदल सकता है। इस गुण के ही कारण इसे द्रव विरोधी सॉल्ट कहते हैं और इस गुण के कारण ये द्रव विरोधी सॉल्ट जो है अनुत्क्रमणीय सॉल्ट भी कहलाता है, रिवर्सिबल सॉल्ट भी कहलाता है। तो धातुओं तथा धातुओं के सल्फाइड, धातु जो हाइड्रोक्साइड्स हैं, धातु क्लोराइड और सल्फर आदि कम अणुभार के पदार्थों को जल में घोलने पर जो है आप क्या प्राप्त करते हैं? द्रव विरोधी कोलाइड या जल विरोधी कोलाइड्स या सॉल्ट प्राप्त करते हैं। ठीक है। मतलब धातुओं तथा धातु सल्फाइडों, धातु हाइड्रोक्साइडों, धातु क्लोराइडों और सल्फर जिनके कम अणुभार हैं तो ऐसे पदार्थों के जल में अगर आप सॉल्ट बनाएंगे तो वो क्या कहलाएंगे? जल विरोधी सॉल्ट
कहलाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके अतिरिक्त एक अन्य अवस्था है, देखिए परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों के प्रकार के आधार पर भी वर्गीकरण संभव होता है। तो इसके आधार पर वर्गीकरण में बहुआण्विक, बृहद आणविक और सहचारी कोलाइड्स जो है उपस्थित पाए जाते हैं। देखिए आणविक आमाप मतलब जो आपका मॉलिक्यूलर साइज है, इसके आधार पर कोलाइडों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से हो सकता है। तो जो बृहद आणविक कोलाइड हैं वो क्या होते हैं? बृहद आणविक कोलाइड जो होते हैं, कोलाइडों में कोलाइड कण स्वयं बहुत बड़े होते हैं। जो कोलाइड कण होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, मैक्रोमॉलिक्यूल्स होते हैं। इनका साइज लगभग 50 एंगस्ट्रॉम से भी बड़ा होता है और इनके अणुभार बहुत उच्च मतलब लगभग 10,000 से कई लाख तक के होते हैं। बहुलकों के, जैसे कि बहुलक आपने सुने होंगे पॉलीमर्स, इनके अणु बहुत बड़े साइज के होते हैं। और जिलेटिन, प्रोटीन, स्टार्च, सेलुलोज तथा अन्य बहुलक जो है वो बृहद अणु होते हैं। तो जिलेटिन, स्टार्च, प्रोटीन, गोंद आदि के जो सॉल होते हैं वो बृहद आणविक कोलाइड्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बृहद आणविक कोलाइड कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त आप देखते हैं बहुआण्विक कोलाइड। ये क्या होते हैं? बहुआण्विक जो कोलाइड होते हैं, इनमें क्या होता है, जो कोलाइड के कण होते हैं अनेक लघु अणुओं या परमाणुओं जिनकी साइज लगभग 50 एंगस्ट्रॉम्स के साइज से के कणों से छोटी होती है थोड़ी, इनके एग्रीगेशन से बनते हैं। एग्रीगेशन से जो एग्रीगेट्स बनते हैं वो क्या होते हैं? बहुआण्विक कोलाइड होते हैं। मतलब 50 एंगस्ट्रॉम से छोटे साइज के कण जब एग्रीगेट करते हैं तो वो क्या बनाते हैं? बहुआण्विक कोलाइड्स बनाते हैं। ठीक है, जिसे हम बहुअणुक कोलाइड या बहुआण्विक कोलाइड कहते हैं, ये बनते हैं। जैसे कि गोल्ड सॉल है, फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल है, आर्सेनियस सल्फाइड सॉल आदि हैं, ये सब क्या है? बहुआण्विक कोलाइड्स की श्रेणी में आते हैं। इसके अतिरिक्त संगठित कोलाइड्स होते हैं। ये क्या होते हैं? ये पदार्थ कम सांद्रण में सामान्य विद्युत अपघट्यों की तरह कार्य करते हैं। यदि सांद्रण कम है तो सामान्य विद्युत अपघट्य की तरह कार्य करेंगे, परंतु यदि सांद्रण में यदि अधिक सांद्रण है तो अधिक सांद्रण में ये क्या करते हैं? संयोजित होकर आपस में जुड़कर मिसाइल्स बनाते हैं, जो कि कोलाइड विलयन की तरह कार्य करता है। तो साबुन इसका उदाहरण है। सबसे पहले देखिए, साबुन लंबी श्रृंखला वाले बसीय अम्ल का सोडियम लवण है। आप जानते हो RCON है, ये जो है आपका क्या है? साबुन का एक फार्मूला है, RCON है। R जहाँ पर क्या है? आपकी हाइड्रोकार्बन की एल्किल ग्रुप है। ठीक है, ये कितनी भी लंबी चैन हो सकती है। ठीक है, तो ये आपकी हाइड्रोकार्बन चैन है और आपका जो है RCON है, ये बसीय अम्ल के सोडियम लवण जिसे हम साबुन कहते हैं, इसका सूत्र। तो पानी में डालने पर साबुन आपको पता है किसमें? एसीटेट आयंस में, कार्बोक्सिलेट आयंस में और सोडियम आयंस में टूट जाता है। तो जो आपकी कार्बोक्सिलेट आयंस होते हैं वो मैल के कणों के चारों ओर संगठित होकर क्या बनाते हैं? मिसाइल्स बनाते हैं। तो आपने समझा होगा कि मतलब कम सांद्रण में जो है ये जो है सामान्य विद्युत अपघट्यों की तरह कार्य करते हैं, लेकिन जब सांद्रण अधिक हो जाता है तो ये क्या करते हैं? मिसाइल बनाते हैं। तो इन्हें क्या कहते हैं? हम संगठित कोलाइड्स कहते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त देखिए परिक्षिप्त प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था के आधार पर वर्गीकरण किस प्रकार से करेंगे आप? देखिए, इस आधार पर देखिए परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम, इन दोनों में से कोई भी ठोस, द्रव या गैस है, आप कितने प्रकार के? 8 प्रकार के कोलाइडी तंत्र बना सकते हो। एक गैस का दूसरी गैस के साथ मिश्रण क्या होता है? समांगी होता है। अतः यह जो है कोलाइडी तंत्र की श्रेणी में नहीं आता है, बाकी सारे जो है कोलाइडी तंत्र की श्रेणी में आते हैं। तो देखिए, ये आपका कोलाइडी तंत्रों के प्रकार की सारणी है। देखिए, परिक्षिप्त प्रावस्था, परिक्षेपण माध्यम, कोलाइड का प्रकार और उदाहरण। परिक्षिप्त प्रावस्था आप देख रहे हैं, ठोस है। परिक्षेपण माध्यम इसमें क्या है? ठोस है, मतलब ठोस में ही ठोस मिश्रित हुआ है। तो कोलाइड का प्रकार क्या है? ठोस सॉल बन रहा है, सॉलिड सॉल। उदाहरण क्या है? कुछ रंगीन कांच व रत्न प्रस्तर, है ना। और दूसरा देखिए, परिक्षिप्त प्रावस्था ठोस है लेकिन परिक्षेपण माध्यम क्या है? द्रव है। तो सॉल बन रहा है। सॉल क्या है? जैसे कि पेंट है या कोशिका लिक्विड है, सेल लिक्विड जो होता है वो भी क्या होता है? सॉल है आपका, जिसमें क्या होता है? सॉलिड लिक्विड में जो है वो मिक्स होते हैं, मतलब मिलाकर जो है कोलाइड बनाते हैं। इसके अतिरिक्त ठोस का गैस में,
मतलब गैस जो है परिक्षेपण माध्यम है और उसमें ठोस के कण वितरित हैं। तो इसमें इसका एग्जाम्पल एरोसोल है, जैसे कि धुआं और धूल। इसके अतिरिक्त तो देखिए द्रव जो है परिक्षिप्त प्रावस्था है और ठोस क्या है, परिक्षेपण माध्यम है। इसका एग्जाम्पल क्या है, जेल। जेल में देखिए पनीर मक्खन जेल ही है इसका एग्जाम्पल, है ना। अब इसके बाद देखिए द्रव जो है परिक्षिप्त प्रावस्था है और परिक्षेपण माध्यम क्या है, द्रव। मतलब द्रव में ही एक द्रव जो है वो मिश्रित हुआ है और इमल्शन बना रहा है, जिसे हम कहते हैं पायस। तो ये इसके एग्जाम्पल क्या है, दूध है, बालों की क्रीम है, ये सब क्या है, आपके इमल्शन या पायस के एग्जाम्पल हैं। इसके अतिरिक्त देखिए द्रव परिक्षिप्त प्रावस्था है और परिक्षेपण माध्यम क्या है, गैस है। तो क्या बनता है, एरोसोल बनता है। एरोसोल जैसे कि धुंध, कोहरा, बादल है, कीटनाशक स्प्रे, ये सब क्या है, एरोसोल है। इसके अतिरिक्त गैस है। गैस आपका परिक्षिप्त प्रावस्था है और ठोस आपकी परिक्षेपण माध्यम है। इसका एग्जाम्पल ठोस सॉल्व, जैसे कि प्यूमिस पत्थर है, फोम रबर है, ये सब क्या है, आपके ठोस सॉल्व के उदाहरण हैं। इसके अतिरिक्त परिक्षेपण माध्यम गैस, परिक्षेपण माध्यम आपका द्रव है और परिक्षिप्त प्रावस्था यदि गैस है। तो देखिए फोम, जैसे कि फेन है, फेंटी हुई क्रीम है, साबुन के झाग है, ये सब किसका, फोम का एग्जाम्पल है, जिसमें गैस जो है परिक्षिप्त प्रावस्था में के रूप में उपस्थित है और द्रव जो है वो परिक्षेपण माध्यम के रूप में उपस्थित है। अब देखिए मिसेल निर्माण की विधि, मैकेनिज्म ऑफ मिसेल फॉर्मेशन, ये क्या होता है। देखिए जो द्रवरागी कोलाइड सरलतापूर्वक बनाए जाते हैं, जो आपके लायोफिलिक कोलाइड्स होते हैं वो बड़े आसानी से बनते हैं। इन्हें परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम को साधारण विधि से भी मिलाकर तैयार किया जा सकता है। तो द्रवरागी सॉल्व को सामान्यतः दो विधियों के द्वारा तैयार करते हैं। पहली विधि है संयोजन विधि और दूसरी क्या है, वियोजन विधि। तो संयोजन विधि में देखिए, इस विधि में छोटे छोटे कणों को जोड़कर कोलाइड का आकार प्रदान कर दिया जाता है। ऐसा रासायनिक अभिक्रिया अथवा विलायक के विनिमय के द्वारा किया जाता है। मतलब छोटे छोटे कणों को जोड़कर कोलाइड के कणों का आकार प्रदान करते हैं, तो इससे क्या बनता है, कोलाइड का निर्माण हो जाता है। ये कार्य किसके द्वारा होता है, या तो रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा होता है या फिर जो आपके सॉल्वेंट है उसके एक्सचेंज के द्वारा किया जाता है। दूसरा जो मेथड है वो क्या है, वियोजन विधि। इस विधि में क्या होता है, बड़े बड़े अणुओं को तोड़कर छोटे छोटे अणुओं में विभाजित किया जाता है, जिससे इनका आकार कोलाइडी आकार का हो जाता है। बड़े अणुओं को ब्रेडिंग आग विधि द्वारा छोटा किया जा सकता है। तो ये क्या है, मेथड्स आपके किसके हैं, लायोफिलिक कोलाइड बनाने के लिए ये आपके मेथड्स हैं।